विभाग मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें शुभार्थियों को बुलाना चाहिए। जी सर, आपकी अनुमति से जी, वो ठीक रहेगा। जो कनिष्ठ हैं, जूनियर हैं, उनसे शुरू करें और उसके बाद फिर हमारे जो साथ हैं इसको जैसा आप करें सर। तो मैं पहले डॉक्टर स्वाति द्विवेदी को एक मिनट पहले स्वागत करा दूं। सॉरी, आपने बताया दरअसल एक प्रकार से मैं भी कहना चाहती हूँ, मेरे लिए इतना मतलब कॉमन नहीं है, तो शायद मेरे से भी भूल चूक हो सकती है। तो अब स्वागत के लिए मैं बुलाती हूँ। देखिए, हिंदी संस्थान के कार्यक्रम में भी एक सब स्किल डेवलपमेंट धीरे धीरे डेवलप अध्यक्ष से शुरू की, एकदम थोड़ी ना जब संचालन कर रही है आगे बात करेंगे तो और कॉन्फिडेंस से आए। जी सर। कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष सर जी चाहते हैं कि शोधार्थी से शुरू करें, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर श्वेता द्विवेदी जो शोधार्थी है शिक्षा विभाग से मिजोरम विश्वविद्यालय, उनको आमंत्रित करती हूँ। मुझे ये पूछना है अध्यक्ष की कुर्सी के साथ कोई समस्या है या इस कुर्सी के साथ? मैं जाता हूँ तो पीछे मुझे लगता है कि मैं कहीं हो सकता है स्ट्रेटेजिकली ये दी गई नमस्कार। इस सभा में उपस्थित सभी विद्वान जनों, मंच पर बीच में असल में आप समय के बारे में बता रही थी, सॉरी मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। जैसा कि अमित जी ने हमें बताया है कि हम समय से पीछे चल रहे हैं, 1 घंटा इस सेशन के लिए है, तो 5 मिनट में नहीं, आप 10 से 12 मिनट में आप अपनी बात करें, तो वो बस होता था। जी सभी को मेरा नमस्कार है और इस सभा में उपस्थित जो भी विद्वान जन हैं, मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं इस पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की स्थिति और चुनौती और संभावना विषय पे संगोष्ठी आयोजित करने के लिए आयोजकों का भी धन्यवाद करती हूँ और मुझे इसमें भागीदारी करने के लिए और अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए भी मैं आप सबकी आभारी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर स्वाति द्विवेदी है और मैं सहायक आचार्य बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ की मिजोरम विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की पूर्व शोधार्थी रह चुकी हूँ और मेरा जो थीसिस पे है उसमें एक मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो हिंदी, मेरी थीसिस हिंदी मिजोरम में हिंदी भाषा की स्थिति से ही रिलेटेड है और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्टिव आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ जो कि है कि भाषा शिक्षण की क्या आवश्यकता है और यहाँ पे उसकी स्थिति क्या है। मेरे शोध पत्र का विषय है मिजोरम में हिंदी भाषा शिक्षण की स्थिति, शिक्षकों की प्रोफाइल के आधार पर एक अध्ययन। मैं आप सभी को हिंदी का महत्व, हिंदी की स्थिति, सारी चीजें पता है, तो मैं इन सब चीजों को नहीं बोलूंगी। मैं ये बस बताना चाहूंगी कि पूर्वोत्तर राज्य हम सभी को मालूम है कि बहुत भाषाई विविधता यहाँ मौजूद है, लेकिन लिंगुआ फ्रैंका के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी एक हमें अवसर प्रदान करती है ताकि हम आपस में संपर्क कर सकें। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जैसे वीसी सर ने भी कहा था और विशिष्ट अतिथि महोदय ने भी कहा था कि हमें
हमें बॉटम अप अप्रोच अपनाना होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ सुधार की तरफ बढ़ना होगा अगर हिंदी के लिए समस्याएं हैं तो। मेरा विषय जो है वो स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है। स्कूल में यहाँ मिजोरम में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक हिंदी एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। यह त्रिभाषा सूत्र का जो है उसको हम फॉलो करते हैं सारे स्टेट, तो उसके अंतर्गत यहाँ हिंदी एक विषय के रूप में अनिवार्य विषय के रूप में कक्षा 8 तक पढ़ाया जाता है, कक्षा 3 से। सरकारी विद्यालयों में ये कक्षा 5 से कक्षा 8 तक पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे प्राप्त हुआ उसमें जो टीचर्स की योग्यता से रिलेटेड था, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हिंदी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हिंदी शिक्षकों की प्रशिक्षण, उनकी भाषा विद्वता, भाषा कौशल, ये सारी चीजें इस को प्रभावित करेंगी उस भाषा शिक्षण को। तो उसी पे आधारित है। इसमें मैंने एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिसर्च था और इसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय के 125 टीचर्स, हिंदी टीचर्स को सम्मिलित किया गया और उनके प्रोफाइल का विश्लेषण किया गया था। इसके लिए हिंदी लैंग्वेज पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस स्केल का इस्तेमाल किया गया था, जो 2 भागों में विभाजित था। प्रथम भाग में उनसे प्रोफाइल से संबंधित जानकारी आकलित की गई थी, संकलित की गई थी। मैं जो परिणाम प्राप्त हुए मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। लिंग के आधार पर भाषा, हिंदी भाषा में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से काफी अधिक थी, जो कि अन्य सभी विषयों में कुल शिक्षकों की तुलना में पुरुष महिला का अनुपात हिंदी शिक्षण में बेहतर पाया गया। यानी कि जो 2019 का प्रदेश में महिला शिक्षकों का प्रतिशत केवल 39.8% था, वह हिंदी शिक्षण में 66.4% पाया गया, जो कि यह एक अच्छा संकेत प्रदर्शित करता है। अगर हम देखें तो 56% शिक्षक जो थे वो शहरी क्षेत्रों के और 44% शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पाए गए। ये अगर ये कहें तो आइजोल की जनसांख्यिकी संरचना के अनुरूप थी, क्योंकि जिले में ज्यादातर प्रतिशत शहरी क्षेत्र है, क्योंकि यह एक राजधानी है। यह मुख्य रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर केंद्रित था और इसमें निजी विद्यालय भी सम्मिलित किए गए थे, जिनके शिक्षकों का प्रशिक्षण, उनकी योग्यता सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों से पूर्णतः भिन्न थी। बहुत से जगहों पर निजी विद्यालयों में टीचर जो थे हिंदी के वो ट्रेंड नहीं पाए गए। यह भी पाया गया कि जो 96.80% निवासी जो थे वो मिजोरम के ही थे, बाहरी शिक्षक अनुपस्थित थे। मेरे इस शोध में सिर्फ एक शिक्षक जो था वो बाहरी था, मिजोरम का निवासी नहीं था। और अगर हम ये बात करें तो मिजोरम की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, राज्य में हिंदी भाषा शिक्षण अधिगम की स्थिति को देखते हुए हिंदी के मूल भाषी के शिक्षकों की आवश्यकता महसूस की गई। जैसे कि अगर हम किसी भी विदेशी भाषा को कहीं पे भी पढ़ाते हैं तो मूल भाषा, उस भाषा के मूल जो भाषी होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, उनको सम्मिलित किया जाता है। यह जो है प्रक्रिया की यूरोपीय देशों में भी लागू की जाती है। तो इस मूल भाषी शिक्षकों को प्राथमिकता देने के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो भी राज्यों को आपसी समझौते करने के लिए और एक दूसरे के शिक्षक नियुक्त करने के सुझाव देती है। मैंने यहाँ पे विदेशी भाषा का जिक्र किया था। विदेशी भाषा इस सेंस में होगा हिंदी, क्योंकि हिंदी आप सभी को पता है कि हिंदी की फैमिली और ब्रांच दूसरी है और मीजो की फैमिली ब्रांच दूसरी है। जहाँ हिंदी इंडो आर्यन ब्रांच से संबंधित है, वहीं मीजो जो है तिब्बतो बर्मन ब्रांच से संबंधित है। और अगर हम लिपि की बात करें तो हिंदी की लिपि देवनागरी हो और मिजो भाषा रोमन स्क्रिप्ट को फॉलो करती है। तो इसलिए हिंदी की चुनौतियाँ यहाँ के निवासियों के लिए बढ़ जाती हैं। शायद अगर ये लिपि और फैमिली सेम होती तो वो नहीं होता। इसके अलावा अनुभव के संदर्भ में अगर हम बात करें तो
चालू है। इसके अलावा अगर जो शैक्षिक योग्यता है उसमें अधिकांश जो शिक्षक थे वो स्नातक डिग्री धारी थे और इसके अतिरिक्त हिंदी में स्नातकोत्तर और हिंदी में PhD डिग्री धारक भी पाए गए। हिंदी शिक्षकों के अनुसार सबसे बड़ा जो समूह था 33.6%, ये पेशेवर योग्यता के रूप में D.Ed और D.LED डिग्री धारित किए हुए थे और दूसरा सबसे बड़ा समूह जो था वो द्विवर्षीय हिंदी शिक्षण डिप्लोमा था, जो कि सत्र 2024 से बंद कर दिया गया है। इसका सबसे जो आश्चर्य करने वाला और थोड़ा विचलित करने वाला है, उसमें सबसे बड़ा ये है कारण कि इसमें से एक शिक्षक जो मिजो भाषा नहीं जानता है वो भी हिंदी टीचर प्राथमिक स्तर पे है। तो जो बच्चे स्पेशली जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मिजो की भी आवश्यकता है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। तो ये आंकड़े के रूप में एक नंबर बहुत गैप नहीं, बहुत बड़ा नहीं लग सकता है, लेकिन अगर हम उस स्कूल के उस पर्टिकुलर स्कूल की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा 2.4% हिंदी शिक्षक हिंदी पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं थे और 7.2% हिंदी बोलने में सक्षम नहीं थे, जो कि बहुत बड़ा एक आश्चर्य का विषय भी है। और इसमें जो हिंदी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में यह गहरे सवाल भी, गंभीर सवाल भी खड़ा करती है। तो जो वहाँ जाने के बाद जो सामने से एक्सपीरियंस था वो शिक्षक मुझसे न हिंदी भाषा में बात कर पा रहे थे और न ही इंग्लिश भाषा में बात कर पा रहे थे। तो ये एक बड़ा संकट उत्पन्न कर रहा है, पर्टिकुलरली उस विद्यालय के लिए। इसके अतिरिक्त सेवाकालीन जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसकी भी कमी थी। जो केवल 8% हिंदी शिक्षक जो थे वो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरे थे और ज्यादातर शिक्षक जो थे वो परमानेंट नहीं थे, इस कारण से भी वो प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सकते थे। तो इनके लिए एक इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी आवश्यकता है। ये सारी मेरी जो भी हैं फाइंडिंग्स थी। इसके अलावा मैं बस कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहूँगी कि जो हिंदी शिक्षक हैं उसमें हिंदी भाषा में दक्ष शिक्षकों की नियुक्ति राज्य और केंद्र सरकार दोनों को करनी चाहिए। हिंदी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति में हिंदी भाषा के मूल भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिसको मिजो भाषा का भी ज्ञान हो। यह सुझाव भाषा शिक्षण के संप्रेषणात्मक पद्धति और निर्माणवादी शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण दोनों से उपयोगी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भाषा शिक्षकों के निवेश बढ़ाने का बल दिया गया है। तीन भाषा सूत्र को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्यों के बीच द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से अन्य राज्यों से भी भाषा शिक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं और जो भी शिक्षक हिंदी शिक्षक इस पद पर नियुक्त हों वो भाषा शिक्षण की पद्धति में प्रशिक्षित हों। उन्हें विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। सेशन के धन्यवाद करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आंकड़ों के हिसाब से हमें मिजोरम की स्थिति कहें या जो हिंदी पर उसकी चुनौतियाँ एवं संभावनाओं का दर्शन कराया, जो है एक प्रकार से आपके रिपोर्ट कहें या जो आंकड़ों का संकलन है वो मिजोरम का दर्शन भी कहा जा सकता है, जो शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं। हालांकि मैं भी यहाँ पे जैसे कि आपने प्रोग्राम शीट में देखा कि मैं भी प्रशिक्षण मतलब मिजोरम हिंदी ट्रेनिंग प्रशिक्षण महाविद्यालय से हूँ, तो हमें भी पता है इसमें बहुत चुनौतियाँ हैं।
मगर आज हम सब जो है फिर एक प्रकार आपके जरिए जो है हमें मिजोरम की स्थिति के दर्शन हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कड़ी में दूसरी शोधार्थी तापसी बर्मन जो भाषा विज्ञान विभाग से हैं, असम विश्वविद्यालय सिलचर, उनको आमंत्रित करती हूँ। फिर से आएंगे। Language shift in Assam. Here is my content. Introduction, the Tamsa community of Assam, background of the study, data and methodology, objective of the study, factors responsible for linguistic, linguistic evidence of linguistic, cultural implications, findings and conclusions. Dr. Shri, you have 12 minutes. You have 12 minutes. Coming to the introduction, an indigenous group from Northeast India, the Tamsa people are primarily found in Assam and Arunachal Pradesh. The Sino-Tibetan language family includes the Tamsa language. The Tamsa culture, customs and oral knowledge are all preserved in large parts. However, the Tamsa community's language use is being impacted by increased interactions with mainstream languages, particularly Hindi. As a result, language is gradually shifting and eroding. The Tamsa community. The term Tamsa is derived from Tam means highland and Cha or Sa means son, which means son of highland. Tamsa, also known as Tamsa Naga, are a tribe of Arunachal Pradesh, Assam and the Tirap area belonging to the predominant branch of Mizoram ethnic group. They also reside in the state of Kachi, Myanmar and perform traditional music and dances at festivals. Tamsa are also known as their unique cultural and linguistic diversity, living in close-knit communities in hilly and forested areas. Their contribution reflects a combination of customs and environmental adaptation, contributing to northeastern India's cultural mosaic. The Tamsa community of Assam. The Tamsa tribe, one of Assam's smallest indigenous tribes, is primarily
area. Despite being culturally resourceful and significant, they face challenges in economic, social, educational, and political systems. They lack personal scriptures, making it difficult to study their language and cultural heritage. The loss of an elder generation leaves no one to provide information about their language and heritage. However, young people are working to revive their language. The background of the paper is Northeast India is a multilingual region with many indigenous languages. Smaller languages often face pressure from dominant regional or national languages. Hindi functions as common language or lingua franca in education, trade, and inter-community communication. As a result, younger generations of Tangsa speakers increasingly prefer Hindi and other languages to their mother tongue. Data and methodology used in this paper is primary data collected from Tangsa speakers through the fieldwork, interviews and informal conversations with the community members, observation of the language used in everyday conversations. Use of qualitative linguistic methodology and examination of the language used in various social contexts and age groups. Objectives of the proposed study are to examine the present status of the Tangsa language in Assam, to analyze the process of language shift from Tangsa to Hindi, to identify factors responsible for the erosion of the Tangsa language, to study the role of Hindi as a dominant language, to highlight the cultural impact of language shift. Factors that are responsible for the language shifts are consequences for the educational system, migration and communication between communities. Hindi is as a common language, exposure to media including the social media and television. Hindi is viewed as the language of opportunity. Linguistic evidence of the language shifts are: first one is code switching, mixing of Tangsa and Hindi in daily conversation. For example, kam means work, bazar means market. Lexical borrowing. Hindi words are increasingly used in the Tangsa speech. For example, dost means friend, paisa means money, saman means time. Third one is domain-based language use. Tangsa is mainly used in home and Hindi is used in public spaces. Fourth one is generational difference. Elders speak Tangsa fluently, but the youth often respond in Hindi and other dominant languages like Assamese and Nepali. Come to the next slide, cultural implications. Language and cultural identity are intimately related. So language is the basis of Tangsa oral traditions and ceremonies. Traditional knowledge may be lost as a result of language decline. Community identity may be impacted by the language degradation. Findings of the study are: younger generation use the Tangsa language is steadily decreasing. In Tangsa, older speakers are still fluent. Hindi and the other dominant languages like Nepali, Assamese are preferred by younger speakers for communication and education. Tangsa is increasingly only used in family context. Social and economic influences cause language shifts. However, the use of Tangsa is diminished by an over-reliance on Hindi and other dominant languages. Language deterioration is accelerated by the decline in intergenerational transmission. Coming to the conclusion, as the impact of Hindi expands, the Tangsa language used by the Tangsa people is progressively disappearing. Hindi is becoming more and more popular among the younger generations for communication and education. Family and community relationships are currently the main context in which Tangsa is used. The Tangsa community's traditional knowledge and cultural identity may be impacted by this linguistic change. To preserve the Tangsa language, initiatives like documentation, awareness raising, and language promotion are crucial. Here are my references, and thank you.
आ रही होगी। मैं ऑफ करती हूँ। तो वक्त ज़ाया न करते हुए मैं अब मुख्य वक्ता प्रोफेसर यशवंत सिंह जी को आमंत्रित मैडम आना चाहती है। अच्छा ठीक है। तो मैं डॉक्टर रेबिका हिंदी विभाग गवर्नमेंट आइजोल कॉलेज को आमंत्रित करती हूँ। इस सत्र के अध्यक्ष महोदय श्री प्रोफेसर कृष्ण मोहन जी और प्रोफेसर यशवंत सिंह जी और यहाँ मंच पर उपस्थित महानुभावों एवं छात्र छात्राओं को मेरा सप्रेम नमस्ते। आपके सामने मैं आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ मिजोरम में हिंदी की प्रचार प्रसार में योगदान देने वाले संस्थाएं। देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया है और भारत देश का अधिकतम लोगों की भाषा हिंदी है। मिजोरम भारत की उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों में से एक है। इसकी अपनी भौगोलिक विलक्षण संस्कृति और अनोखा सामाजिक ढांचा के कारण भारत के अन्य राज्यों से भिन्न है। इसकी भाषा मिजो है, मिजो भाषा है और यहाँ के रहने वालों को मिजो कहलाते हैं। ये मिजो भाषा जो है भारत भाषा परिवार की दृष्टि से पहले समूह के हैं तिब्बती बनी कुकी चीन समूह के अंतर्गत आता है। यहाँ हिंदी भाषा से अत्यंत भिन्न होने के कारण मिजो लोगों के लिए हिंदी सीखना अत्यंत कठिन समझा गया है, क्योंकि आज मिजोरम में हिंदी की स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत सुधर रही है। मिजोरम में हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संस्थाएं गैर सरकारी और सरकारी स्कूल को पहले कहेंगे। मिजोरम में सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 से 8 तक अनिवार्य विषय के रूप में और कक्षा 9 से 12वीं तक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और गैर सरकारी स्कूलों में कहीं कक्षा 1 से और कहीं कक्षा 3 से हिंदी को पढ़ाया जाता है। और केंद्रीय विद्यालय जेमोगो और एनजेटीयू में सीबीएसई के अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा जेएनवी जो जवाहरलाल नेहरू विद्यालय कहा जाता है उसमें थेरजोल मामिक और तिनसुकिया में स्थित है। इसके अलावा एकलव्य स्कूल जो कि मिजोरम की 11 जिलों में स्थित है। और इसके साथ साथ माइस में जो मिजोरम हिंदी इंस्टीट्यूट जो है उसमें 1 से लेकर के कक्षा 1 से 12वीं तक इन सब में CBCS के अंदर की कोर्स पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इग्नू में MA और BA और MA में हिंदी पढ़ सकते हैं। और महाविद्यालयों में गवर्नमेंट आइजोल कॉलेज और कमलानगर कॉलेज सोंगते में हिंदी पढ़ने की व्यवस्था है। और विश्वविद्यालय स्तर में एनजेटीयू में MA और PhD पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय दुर्गाम में कौशल डिप्लोमा पारंगत और प्रवीण पढ़ा जा सकता है।
और यहाँ हर साल 40 से 50 तक छात्र छात्राएँ हिंदी में निपुण होकर के निकलती हैं। और इसके अलावा मिजोरम हिंदी प्रचार सभा है जो कि 1954 में उसकी प्रारंभ हुई थी। वहाँ पर पहले तो कक्षा 4 से पढ़ा जा सकता था, लेकिन अब प्रवीण और प्रबोध वहाँ पर पढ़ा जा सकता है। और इसके अलावा दूरदर्शन और रेडियो द्वारा भिन्न कार्यक्रम हिंदी प्रचार प्रसार के लिए चलाया गया है। और जैसे रेडियो में FM के द्वारा हिंदी की फरमाइश गाने का कार्यक्रम चलती है। वहाँ से बहुत मिजोरम और मिजोरम से बाहर से गाने की फरमाइश होती है और उसको बहुत सुचारू रूप से उसका कार्य संपन्न हो रहा है। और इसके अलावा केंद्रीय संस्थानें और केंद्रीय विभाग के कार्यालयों में हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। और इसमें हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को अपनाया जाता है, उसमें हिंदी का कार्यक्रम चलता है। और इसके साथ साथ हिंदी पखवाड़ा में हिंदी की कई प्रतियोगिताएं चलती हैं, जिसके द्वारा कार्यकर्ता लोग हिंदी के प्रति जो रुचि लेते हैं और उनके द्वारा इस कार्यक्रम को बहुत उपयोग में लाया गया है। और इन सभी संस्थाओं के द्वारा मिजोरम में हिंदी के प्रचार प्रसार सुचारू रूप से हो रहा है। फिर भी ये मिजोरम में हिंदी नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों की अपेक्षा कम उसकी स्थिति जो है खराब है। इसका कारण हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मिजोरम में और राज्यों में असमी जो हिंदी के बहुत करीब है उसका प्रचलन होता है। यहाँ पर मिजोरम में तो एक ही भाषा मिजो भाषा को अपनाया गया है, जिसमें एक दूसरे के आदान प्रदान के लिए ये सुचारू कार्य कर रही है। और क्या है, हिंदी के बिना जो है एक दूसरे को से बात किया जा सकता है। और इसके अलावा पहले मिजोरम जो है यहाँ पर अलगाववादी रास्ता अपनाया गया था। उनका मकसद था मिजोरम को अलग देश बनाने के लिए। तो इस अलगाववादी को क्या है दबाने के लिए सरकार के द्वारा क्या है सिपाही वगैरह भेजा गया। उनके द्वारा लूट मार और ये सताना और इसके अलावा ये घर और जलाना, गाँव को इकट्ठे करके मतलब अलग अलग गाँवों को एक जगह पर सामूहिक रूप से इकट्ठे करना, ये सब उनके द्वारा जो कार्य है इसके कारण मिजो लोगों में हिंदी के प्रति अलगाव उत्पन्न हो गया था। इस कारण वो लोग हिंदी सीखना नहीं चाहते थे। ये लेकिन अब स्थिति बहुत सुधर रहे हैं। अब बाहर का आना जाना मिजोरम में बहुत होने लगा है। जैसे अभी लास्ट ईयर पिछले साल रेल यात्रा जो आरंभ हुआ था, वहाँ से बहुत लोगों का सोशल मीडिया से मिजोरम का आना जाना बहुत बढ़ गया है। इससे यहाँ के जनता लोग भी हिंदी के प्रति क्या हिंदी की जानकारी के लिए वो लोग बहुत क्या है तत्पर होने लगे हैं, इसका महत्व जानने लगे हैं। और हिंदी जो है सरकार के द्वारा हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा धन दे किए जाने पर भी ये एक तरह से मिजोरम में हिंदी का विकास ढंग से नहीं होने का मेरा क्या है निजी विचार ये है कि शिक्षक जो है तो कुछ शिक्षक लोग है वो लोग योग्यता में योग्यता नहीं है। अयोग्य शिक्षकों का क्या है कार्यरत होने के कारण मैंने माना है। और मैं चाहती हूँ उन जो
कार्यरत शिक्षक लोग हैं उनको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए। सेंट्रल सरकार के और ये मिजोरम सरकार के ओर से उनको अच्छी तरह से हिंदी का ग्रामर और हिंदी के शिक्षण जो तरीका है वो उनको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए, जिससे जो निपुण शिक्षक जो है के द्वारा हिंदी की शिक्षा देंगे तो छात्र मिजोरम के छात्र लोग अच्छी तरह से हिंदी जान पाएंगे। तो मेरा ये सुझाव है। यहाँ तक मैं अपनी ये भाषण समाप्त कर देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेबेका मैम जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि क्यों मिजोरम के निवासी हिंदी को इतनी जल्दी नहीं सीख पाए और हमारे बाकी 7 राज्यों के मुकाबले। तो मैं इसमें से छोटा सा एक कारण और बताना चाहूँगी कि मिजो भाषा जो एक प्रकार से ये तान भाषा है। तो जो इसकी लिपि हम जानते हैं रोमन है, तो देवनागरी लिपि में जो तान जो हमारे भाषा में जो है वो कुछ अक्षर जो है वो बहुत मुश्किल है एक प्रकार से। तो ये एक कारण भी है, तान भाषा होने के कारण जो है मिजो के जो विद्यार्थी हैं उन्हें हिंदी सीखने समझने में भी बहुत ही समस्या या चुनौती कह सकते हैं उनका सामना करना पड़ता है। मगर अब हालात बदल रहे हैं और हम जुड़ रहे हैं बाकी राज्यों के साथ और जुड़ते रहेंगे। तो इसी सत्र के दूसरे मुख्य वक्ता अब तो पक्का इस बार जो है नमस्कार। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई प्रोफेसर कृष्ण मोहन जी, मंच पर आसीन विद्वान वक्तागण, सभागार में उपस्थित हिंदी सुधीजन, प्रिय छात्र छात्राओं, मैं मणिपुर से आया। मेरे शोध पत्र का विषय भी मणिपुर में हिंदी की स्थिति। मणिपुर के निवासी अपनी भूमि को बड़े प्यार से सना लपाल मणिपुर कहकर संबोधित करते हैं, जिसका हिंदी में आ गए स्वर्ण भूमि मणिपुर। ऐसा सुप्रसिद्ध रंगकर्मी रतन थियाम ने मणिपुर की भौगोलिक स्थिति को इंगित करते हुए एक वाक्य कहा, 9 hills 1 valley। एक बीच में छोटी सी घाटी, इम्फाल की घाटी, और उसको चारों ओर 9 पहाड़ियों से घेरे हुए पहाड़ी। जो वैली का भाग है वहाँ मुख्यतः मैतेई लोग रहते हैं। जो मणिपुरी, उनका स्थानीय नाम मीते लोग, मैतेई लोग कह सकते हैं। लोनमीज भाषा वो वहाँ की मुख्य भाषा है, जिसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। और राष्ट्रीय संपर्क भाषा है, राजकाज की भाषा है, उसकी एक अपनी नीति भी है, नीचे पे है, जिसको वो पुनर्जीवित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो मणिपुर समूह गा के अंतर्गत जो राज्य है इसमें शामिल किया जाता है। हिंदी का क्षेत्र, जहाँ तक हिंदी की विकास यात्रा की शुरुआत है तो मणिपुर में 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से शुरू, जब भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन करने महात्मा गांधी जी का प्रवेश हो चुका था। महात्मा गांधी की प्रेरणा से बहुत सारी हिंदी सेवी संस्थाएं तैयार हुई, आगे बढ़ी। मणिपुर में भी महात्मा गांधी का प्रभाव पहुंचा।
गांधी जी से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने हिंदी प्रचारक के रूप में काम शुरू किया। पंडित राधा मोहन शर्मा, खोकचोम मधु सिंह, ललित माधव शर्मा, कैसाम कुंज बिहारी सिंह, ये सब गांधी जी के प्रभाव से हिंदी प्रचार आंदोलन में शामिल हुए। ये उस समय 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में उस समय दो तरह से काम करते थे, एक स्त्री शिक्षा और दूसरा हिंदी का प्रचार प्रसार। ऐसा कहते हैं कि थोकचोम मधु सिंह जी अपने घर में लड़कियों की एक पाठशाला चलाते थे, जिसमें वो उनको गणित या अन्य विषय पढ़ाते थे और साथ में राधा मोहन शर्मा आकर उनको हिंदी सिखाते थे। कहते हैं कि इसी समय काका कालेकर जी का भी मणिपुर में आगमन हुआ और उन्होंने मोइरांग, इम्फाल आदि जगहों पर हिंदी में भाषण दिया, जिसका मणिपुरी में अनुवाद हुआ। तो एक तरह से ये प्रारंभिक दौर था जहां हिंदी को एक प्रचारक या प्रचार प्रसार के रूप में देखा गया। मणिपुर में जो संस्थागत रूप से हिंदी का प्रचार प्रसार है, ये एक तरह से 1827-28 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के माध्यम से शुरू हुआ। जो मणिपुर की अंग्रेज सरकार थी वो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी अनेक हिंदी प्रेमी कार्यकर्ता इससे हुए, जिनमें आचार्य राधा बोले भगवान जी का नाम प्रमुख था। इस संस्था ने हिंदी का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ बहुत सारे हिंदी प्रचारक तैयार किए। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धा है, उसकी एक इकाई मणिपुर राजभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1939-40 ईस्वी में। आज भी इस संस्था के अनेक लगभग 65 परीक्षा केंद्र, 22 शिक्षण केंद्र, 24 विद्यालय, 21 महाविद्यालय संचालित है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 3000 विद्यार्थी हिंदी सीखते हैं और प्रारंभिक से लेकर डिग्री रत्ना स्तर तक परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं। और उनमें से कुछ मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में भी MA हिंदी करते हैं और टॉप भी करते हैं, प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। मणिपुर में हिंदी की तीसरी स्वैच्छिक संस्था मणिपुर हिंदी परिषद, इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। ये संस्था भी ऐसे ही हिंदी प्रवेश, हिंदी प्रारंभिक, हिंदी परिचय, हिंदी प्रबोध, हिंदी विशारद, हिंदी रत्न ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करती है। इस संस्था ने 45 दिनों का अल्पावधि हिंदी शिक्षण कोर्स भी चलाया। ये संस्था महित नाम से एक पत्रिका भी प्रकाशित करती है, जिसमें वहाँ के जो भी हिंदी लेखक हैं उनकी रचनाएं छपती हैं। इसके साथ ही मणिपुर में मणिपुर हिंदी प्रचार सभा, नागा हिंदी विद्यापीठ, मणिपुर ट्राइबल्स हिंदी सेवा समिति, मणिपुर हिंदी शिक्षक संघ, मणिपुर हिंदी लेखक संघ जैसी स्वैच्छिक संस्थाएं मणिपुर में समय समय पर हिंदी विकास के लिए वातावरण तैयार कर रही हैं। इन संस्थाओं के द्वारा युवस्कैस, लट्चम, मणिकुसुम, कुंदोपरेंग, मणिपुरी चाउल पाओ आदि पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, जिससे लोगों के भी हिंदी के पठन पाठन में रुचि पैदा हो रही है। मणिपुर में जो हिंदी का प्रचार प्रसार है वो विद्यालय स्तर पर भी है, शुरू है। यहाँ पर कक्षा 8 तक हिंदी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। जो केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं और एक शहरी स्कूल है, वहाँ कक्षा 10 तक
हिंदी का शिक्षण कहीं अनिवार्य है, केंद्रीय विद्यालय में अनिवार्य है, लेकिन जो सैनिक स्कूल है वहाँ वैकल्पिक है। मणिपुर में टीजी हाई सेकेंडरी स्कूल, जोनाथन हाई सेकेंडरी स्कूल, सीजी हाई सेकेंडरी स्कूल जैसे कुछ 3-4 विद्यालय हैं जहाँ कक्षा 12 तक हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। काउंसिल ऑफ हाई सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 12वीं की वार्षिक परीक्षा में 16 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था, जिनमें से 12 उत्तीर्ण हुए। मणिपुर में जो महाविद्यालय हैं जहाँ हिंदी का शिक्षण होता है उनमें जीतू विमेंस कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, लिबरल कॉलेज एवं एसके वुमेन कॉलेज जैसे सरकारी और निजी महाविद्यालय भी हैं, जहाँ पर बीए ऑनर्स और बीए जनरल पाठ्यक्रम संचालित होते हैं, जहाँ से प्रतिवर्ष 30 से 35 छात्र छात्राएं हिंदी विषय की स्नातक उपाधि प्राप्त करते हैं। इन महाविद्यालयों में मैंने अभी मालूम किया यहाँ आने से पहले लगभग 4 महाविद्यालयों में 6 स्थायी शिक्षक और 3 अस्थायी शिक्षक कार्यरत हैं। मणिपुर में 2 विश्वविद्यालय हैं, एक राज्य विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहाँ हिंदी में उच्च शिक्षा और शोध होता है। पहले डीएम कॉलेज था, वो डीएम यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर बीए जनरल और ऑनर्स के पाठ्यक्रम पहले से ही संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में उस समय 38 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। 2025 से अभी उन्होंने एमए का पाठ्यक्रम शुरू किया है, एमए हिंदी का, जिसमें 8 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके। 2024 से पिछले वर्ष से उन्होंने शोध कार्य शुरू किया था। वहां पर इस समय 900 छात्र पंजीकृत हैं। दूसरा जो विश्वविद्यालय है मणिपुर विश्वविद्यालय, उसके हिंदी विभाग में मैं एक बीच में मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर जो डीएम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे 2 प्रोफेसर और 4 सहायक प्रोफेसर कार्यरत हैं। तो इस दृष्टि से शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो उत्तम ही कहा जाएगा। मणिपुर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके हिंदी विभाग में भी एमए हिंदी और शोध कार्य की व्यवस्था है। एमए हिंदी में जो पिछले वर्ष था, लगभग 30 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया था, लेकिन ड्रॉप आउट कुछ है। इसकी वजह से अंतिम परीक्षा में 18-20 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण होते हैं। इस समय वहाँ एमए प्रथम और एमए द्वितीय और चतुर्थ वर्ष में लगभग 37 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ तक शोध कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर 34 शोधार्थी इस समय पंजीकृत है। पिछले वर्ष 2025 में 5 शोधार्थियों को यहाँ पीएचडी उपाधि मिली। इस विश्वविद्यालय में 4 प्रोफेसर और 2 सहायक प्रोफेसर कार्यरत हैं। मणिपुर में जैसा कि अभी आया कि कुलपति जी ने कहा कि हिंदी में प्रशिक्षित शिक्षकों की जरूरत है जो हिंदी पढ़ा सके और खासकर विजुअल की जानकारी। तो इस दृष्टि से मणिपुर में 2 तरह से विद्यालय कार्यरत है, जिनमें से एक है राजकीय स्तर पर राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डाइट, जो 2017 से एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। वहां पर 50 छात्र प्रतिवर्ष
आते हैं। मैंने अभी जो रिपोर्ट लिया तो 2017 से अभी तक लगभग 450 अध्यापकों को उन्होंने प्रशिक्षित किया है। उनके अनुसार 300 जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं वो सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं, 450, और लगभग 150 जो बच्चे हैं वो भी प्राइवेट स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो है हिंदी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये भी मुझे लगता है पहले केंद्रीय हिंदी संस्थान के साथ अटैच था, अब वो मणिपुर विश्वविद्यालय से अटैच है, और वहाँ भी हिंदी के माध्यम से पारंगत यानी बीए के समकक्ष पाठ्यक्रम संचालित है। लेकिन इस महाविद्यालय में प्रशिक्षकों को लेकर वर्तमान समय में प्रॉब्लम है, मतलब लंबे समय से स्थायी प्रचार नहीं है और शिक्षक सिर्फ 2 ही स्थायी बचे हैं, जिसके लिए मणिपुर सरकार ने 4 स्थायी शिक्षकों के लिए ज्ञापन दिया है। आशा करते हैं कि मणिपुर सरकार इस ओर ध्यान देकर इसको आगे बढ़ाए। जो मणिपुर में हिंदी जहाँ तक संपर्क भाषा के रूप में तो वो पूरी तरह विकसित हो रही है। मणिपुर के किसी भी क्षेत्र में जाइए तो हिंदी बोलने वाले समझने वाले मिल रहे हैं। मणिपुर में जो हिंदी की मुख्य समस्या है वो कार्यालय हिंदी यानी राजभाषा हिंदी को लेकर है। निश्चित रूप से जो वहाँ का गवर्नमेंट का कार्यालय है, जो भी विश्वविद्यालय में पत्राचार है, वो अंग्रेजी से ही हो रहे हैं। इसके लिए हिंदी और मणिपुरी दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ये मजबूरी है। वहाँ पर 2 मिनट चलिए, हम हिंदी बेल्ट में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का नाम सुनते हैं, लेकिन मणिपुर में आपके हिंदी कोचिंग सेंटर चल रहा है, जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। और वहाँ विद्यार्थी ही नहीं, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी, गृहिणी भी पढ़ते हैं। मणिपुर में वर्तमान में एक ई जर्नल भी निकल रहा है, बांग्ला ई जर्नल। प्रोफेसर इलामन विजयलक्ष्मी जी उसको संपादित करती हैं। आप में से अगर पूर्वोत्तर भारत का जितना भी शोध पत्र है या साहित्य वो प्रकाशित करती हैं, आप लोग कर सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि मणिपुर में बहुत कुछ थोड़ा करके हिंदी साहित्य अमृत भी हो रहा है, लिखा भी जा रहा है। अगर हम सब हिंदी सुधीजन उसको हिंदी साहित्य के अध्ययन अध्यापन में शामिल करें तो शायद वहाँ पर हिंदी की उज्ज्वल वृद्ध होगा, संभावनाएं भी उज्ज्वल होगी। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हिंदी की स्थिति के जरिए हमें मणिपुर का भ्रमण करवाया, इसलिए आपको तहे दिल से फिर धन्यवाद। अब मैं प्रश्न सेशन सत्र है, क्या कर सकते हैं, मोबाइल और टेक्नोलॉजी के विस्फोट ने ये सब किया है। तो ये चारों पत्र जो थे, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर यशवंत सिंह साहब से माफी मांगता हूँ। सिंह साहब, मैं वहाँ अध्यक्ष पद पर था, मुझे टोकना पड़ा, वो मुझसे सीनियर है, और लेकिन मंच पर जो अध्यक्ष होता है वही सीनियर होता है, और उससे भी सीनियर वह होता है जिसने कार्यक्रम आयोजित की हुई है। तो संजय जी का आदेश था कि 1 घंटे में आप इसे करके दिखाइए, तो वह एक दबाव था, माफ करें, बीच में हमने आपको रोका। तो ये चारों पेपर जो थे काफी फैक्चुअल थे, और जैसे डॉक्टर स्वाति द्विवेदी में गलती से लिखा गया है शोधार्थी, असल में वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये आवाज समझता है।
तो भाषा शिक्षण पर उनका बहुत अध्यात्मक था। तो ये सारे पेपर जो हैं प्राय आप ये देखेंगे फैक्चुअल थे, तथ्यात्मक थे, और तथ्य से ही सत्य निकलते हैं ज्ञान की दुनिया में। उसी आधार पर हम निर्णय लेते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ प्रस्तावित करते हैं। मामला भाषा का है। अमूमन प्राय हम लोग भाषा को एक बहुत सरल, बहती हुई पानी जैसी चीज समझते हैं, और ज्यादा से ज्यादा समझते हैं। जो विशेषज्ञ हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम सब विद्यार्थी या सामान्य लोग सड़क पर, घरों में, हम समझते हैं कि वह तो खुद को व्यक्त करने का एक माध्यम है। लेकिन जब आप गंभीरता से सोचते हैं, और आप सोचेंगे, मैं विद्यार्थियों को कह रहा हूं, तो भाषा बहुत ही जटिल चीज है। वह जो हमारी सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल फैब्रिक, जो जिस समाज में वह भाषा बरती जाती है और बोली जाती है, वहां की जो सत्ता संरचना है, पावर, उसमें आपको डोमिनेशन भी वहां दिखेगी, वहां पैट्रियार्की भी दिखेगी, वहां कास्ट के, हेजेमनी के, जाति के जो वर्चस्व हैं वो भी दिखेंगे, क्षेत्रीय ताकत की भी अभिव्यक्ति वहां होगी। वहां के पहाड़, नदी, इन सारी चीजों की अभिव्यक्ति उसमें होती है। और इस स्तर पर भाषा बहुत ही जटिल और अत्यंत संवेदनशील चीज बन जाती है। इसलिए, और अपने जैसे, हमारे जैसे देश में, अभी आपने प्रोफेसर यशवंत सिंह की बात सुनी, जब वो कह रहे थे तो उन्होंने कहा, किसी फ्रेज की बात की, उन्होंने कहा कि वहाँ मणिपुर में मैतेई कहते हैं कि यह स्वर्ण भूमि है। ऐसे हमारे यहाँ असम में तो कहा ही जाता है, असम का जो इधर क्षेत्र है जहाँ हमारा विश्वविद्यालय स्थित है, कहते हैं आमार सोनार कछा। अपर असम में उधर भी ऐसी बात होगी ही। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो अपने भाषा का जो भूभाग है उसे बहुत ही स्वर्णिम, बहुत ही शानदार, बहुत ही हीरे जैसा। तो जब इतने सारे दावे हैं और भावनाओं से इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें तो कहीं ना कहीं आपस में संपर्क भी करना है और टकराना भी है। तो भाषा का संबंध उस टकराहट का, किसी के जीवन में, किसी समाज में प्रवेश करने का। याद कीजिए, हम लोग जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो प्राय जो लोग ट्रेन में पहले से चढ़े होते हैं, पैर फैला कर बैठते हैं, बगल में बैग भी रख देते हैं कि कोई तीसरा न बैठे। हम अलग से स्पेस क्रिएट नहीं करना चाहते, बल्कि एक्वायर करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि तीसरा आए और हमारे आराम में कोई खलल पड़े, कोई डिस्टरबेंस हो। इसलिए, और जब कोई आता है तो शुरू में, यहाँ तो अभी ट्रेन आया है, यहाँ की संस्कृति भी दूसरी, लेकिन मैं जो बिहार का और उत्तर भारत का हूँ, तो प्राय लोग थोड़ा खिसकिए न कहते कहाँ जगह है, पैर फैलाए हुए हैं और कहते कहाँ जगह है, बैग थोड़ा खिसका लीजिए तो फिर थोड़ा छुएंगे, वहां छोड़ देंगे। मतलब कि अदर, दूसरे को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल का काम है। और इस लिहाज से भाषा, जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया, कि वो सारी चीजों का माध्यम बन जाता है। इस पर कल मैं अपनी बात कहूँगा थोड़ी बहुत। अभी इतना ही। मुझे अध्यक्षीय पद के लिए थोड़ा सा मौका दिया, मजा भी आया थोड़ा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, अनुष जी, और आपको बीच में मैंने टोका उसके लिए माफी। असल में ये अच्छा मुझे लगता है, ये तरीका है कि जो हमारे रिसर्चर हैं या यंग फैकल्टीज हैं वो पहले बोलें और बाकी लोग धीरे धीरे बोलें। कवि सम्मेलनों में तो खासकर ये होता है मुशायरे में कि बड़े नामी शायर अगर बोल लेते हैं तो श्रोता उठकर चला जाता है। तो उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि जो बड़ा नाम है, यहाँ तो कोई बड़ा नाम नहीं है, यशवंत जी हैं, तो हम लोग तो ऐसे ही हैं, तो उसमें यही किया जाता है कि नहीं, इनको सीनियर को रखा जाए ताकि श्रोता बैठे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भागे नहीं और अब आगे कार्यवाही के लिए आप
पत्र प्रस्तुति से शुरू किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस सत्र के अंतिम कार्यक्रम की ओर हम बढ़ते हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोधार्थी राजेश बनावत को आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण सत्र के अंत में मैं सभी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर कृष्ण मोहन झा सर, अध्यक्ष हिंदी विभाग असम विश्वविद्यालय सिलचर, और मुख्य वक्ता प्रोफेसर यशवंत सिंह सर, हिंदी विभाग मणिपुर विश्वविद्यालय विभाग मणिपुर, डॉक्टर रेखा मैडम, हिंदी विभाग गवर्नमेंट आइजोल कॉलेज आइजोल का भी सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें मार्गदर्शन दिया और शोध पत्र प्रस्तुत किए। डॉक्टर स्वाति द्विवेदी, सहायक आचार्य शिक्षा विभाग मिजोरम विश्वविद्यालय, और तापसी बर्मन, शोधार्थी भाषा विज्ञान विभाग असम विश्वविद्यालय सिलचर का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं इस सत्र की मंच संचालिका डॉक्टर मनलाल पारी मैम, सहायक आचार्य मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय का भी आभार व्यक्त करता हूँ, और जिन्होंने इस सत्र संचालन किया, तथा सभी शोधार्थियों और विद्यार्थियों को भी धन्यवाद करता हूँ, जिनके प्रयासों से यह सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों और शिक्षकों, विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ आज के सत्र का समापन करते हुए धन्यवाद।